प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली में G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। अजित डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और पीके मिश्रा को प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव फिर से नियुक्त किया गया। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को होगा। कुवैत में भीषण अग्निकांड में मारे गए 45 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर आज विशेष उड़ान से स्वदेश लाए जाएंगे। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम, उत्तर और पूर्वी क्षेत्र में अगले 2 दिनों के लिए भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया और दिव्या देशमुख ने लड़कियों की विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता। समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली के अपुलिया में G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर 2 दिन की यात्रा पर कल रात इटली पहुंचे। भारत को सम्मेलन में आउटरीच देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। G7 समूह में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। एक रिपोर्ट। इस शिखर सम्मेलन में भारत की 11वीं और श्री मोदी की लगातार 5वीं भागीदारी होगी। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की नियमित भागीदारी यह दर्शाता है कि भारत शांति, सुरक्षा, विकास और पर्यावरण संरक्षण सहित वैश्विक चुनौतियों को हल करने की कोशिश में लगातार प्रयास कर रहा है। इस G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की भागीदारी पिछले वर्ष हुई G20 शिखर सम्मेलन के परिणामों पर और चर्चा करने का अवसर भी प्रदान करेगा। भारत के अलावा G7 अध्यक्ष के रूप में इटली ने अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, मिस्र, केन्या, मॉरिटानिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, ट्यूनीशिया, तुर्की और संयुक्त राष्ट्र सहित कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी आमंत्रित किया है। सुपर्णा सेकिया, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा से अलग G7 देशों के नेताओं के साथ साथ आउटरीच देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कर सकते हैं। श्री मोदी का फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ बैठक करेंगे। श्री मोदी ने इटली रवाना होने से पहले कहा कि सरकार भारत इटली रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और हिंद प्रशांत तथा भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। अजित डोभाल को एक बार फिर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और पीके मिश्रा को प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने इन नियुक्तियों को मंजूरी दी। इन दोनों अधिकारियों को वरीयता में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। नियुक्ति समिति ने अमित खरे और तरुण कपूर को भी प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दी है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को होगा। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू हो रहा है। सत्र के दौरान नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी और इसके बाद दोनों सदनों में उनके अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी। राज्यसभा का सत्र 27 जून से शुरू होगा। संसद सत्र 3 जुलाई को समाप्त होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार ने अगले 5 वर्ष में देश के रक्षा निर्यात को बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपए तक करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि भारत अब तक 21,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा साजो सामान का निर्यात कर चुका है। उन्होंने कहा कि देश के रक्षा और सुरक्षा बलों का कल्याण सरकार की प्राथमिकता है। भारत की अभेद्य सुरक्षा और साथ ही साथ भारत की अजेय सेना और हमारे सैनिकों का कल्याण, ये हमारी प्रायोरिटीज में विशेष रूप से शामिल है। हम चाहते हैं एक सशक्त भारत का निर्माण हो, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो और साथ ही साथ रक्षा उत्पाद में हम आत्मनिर्भर बने। ये सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा है।
राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट में कृपांक प्राप्त करने वाले 1563 अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा 23 जून को होगी। इस बारे में शीघ्र ही सूचना जारी की जाएगी और परीक्षार्थियों को ईमेल के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा। दोबारा परीक्षा का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद लिया गया है। इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रश्न पत्र लीक होने की बात से इनकार किया और कहा कि परीक्षा में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत स्पष्टता के साथ ऑर्डर आई है, उसको मैं स्वागत करता हूं। नीट को लेके जो एक संशय और जो शंका सामने आई थी वो आज समाप्त हो रही है। आने वाले दिनों में सारे प्रकार की शंका को दूर करने के लिए और पारदर्शिता लिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कुवैत में भीषण अग्निकांड में मारे गए 45 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर आज विशेष उड़ान से स्वदेश लाए जाएंगे। कुवैत में भारतीय दूतावास ने कहा कि ये विशेष उड़ान दिल्ली जाने से पहले आज सुबह कोच्चि में उतरेगी। एक रिपोर्ट। मृतकों में सबसे अधिक 23 लोग केरल के हैं। तमिलनाडु के साथ आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 3-3 लोग तथा ओडिशा के 2 लोग शामिल हैं। बिहार, पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड तथा हरियाणा से एक व्यक्ति शामिल हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कल कुवैत में 5 अस्पतालों का दौरा किया और घायलों से बातचीत की। अस्पताल के अनुसार सभी मरीज खतरे से बाहर हैं और उन्हें जल्द ही अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। इस हादसे में आवास सुविधा में रहने वाले 176 भारतीय श्रमिकों में से 45 की मृत्यु हो गई, जबकि 33 अस्पताल में भर्ती हैं। अन्य लोग सुरक्षित बताए गए हैं। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। केंद्र सरकार ने कुवैत अग्निकांड के मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और केरल सरकार ने मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपए और घायलों को 1 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। कुवैत ने श्रमिक शिविर की मालिक कंपनी NBTC ने प्रत्येक प्रभावित परिवार को 8 लाख रुपए देने की घोषणा की है। प्रवासी भारतीय व्यवसायी और लुलु समूह के अध्यक्ष MA यूसुफ अली ने भी 5 लाख रुपए देने का वायदा किया है। क्लाउड क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ओरेकल क्लाउड डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों में भारत के 2 लाख छात्रों के प्रशिक्षण में मदद करेगी। ओरेकल और तमिलनाडु कौशल विकास निगम ने राज्य में छात्रों को रोजगार परक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नॉन मुधलवन पहल के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है। तमिलनाडु के 900 से अधिक कॉलेजों के 60,000 से अधिक छात्रों ने इसके लिए पंजीकरण कराया है। शिक्षा मंत्रालय ने विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का अधिकार और PM पोषण के तहत मुफ्त पोषण संबंधी सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा निर्देश जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त विशेष स्कूलों में पढ़ने वाले विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया जाए। इनमें निशुल्क वर्दी, पाठ्य पुस्तकें और प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत मध्याह्न भोजन शामिल हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने नए आपराधिक कानूनों के बारे में पूरी सूचना उपलब्ध कराने के लिए एक मोबाइल ऐप NCRB आपराधिक विधि का संकलन जारी किया है। नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। इस ऐप में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में जानकारी दी गई है। ये ऑफलाइन भी काम करेगा। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर उपलब्ध है। मौसम विभाग ने देश के पश्चिमोत्तर, उत्तर और पूर्वी हिस्सों में भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 3 से 4 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी का प्रकोप बना रहेगा। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर RK जेनामणि ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि आने वाले दिनों में इन क्षेत्रों में औसत तापमान 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। सीवियर हीट वेव कंटिन्यू टू प्रिवेल हो रहा है अभी पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और हमारा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में। फर्दर पूर्व भारत जैसे उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार, झारखंड और उड़ीसा तक फैला हुआ है। उष्ण लहर, अति उष्ण लहर जो चल रहा है ये अभी 3 से 4 दिन तक रहेगा। इसको देखते हुए सभी को बार बार वार्निंग दिया जाता है कि तापमान को देखते हुए अपना अपना सेफ्टी एक्शन ले।
मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर में तेज वर्षा जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। गोवा और महाराष्ट्र में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। सोमवार तक कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में यही स्थिति बनी रहेगी। उत्तराखंड में अल्मोड़ा जिले के बिनसर वन्यजीव अभयारण्य में लगी भीषण आग के कारण 4 दमकल कर्मियों की मृत्यु हो गई और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का हल्द्वानी बेस अस्पताल में उपचार चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कल नई दिल्ली में नमामि गंगे मिशन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान पर्यावरणीय प्रवाह निगरानी प्रणाली जारी की गई। इसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने विकसित किया है। श्री पाटिल ने जारी परियोजनाओं को पूरा करने पर जोर दिया। सरकार गेहूं के बाजार मूल्य पर कड़ी निगरानी रख रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि जमाखोरी रोकने और गेहूं के बाजार मूल्य में स्थिरता बनाए रखने के लिए उचित उपाय किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने रबी विपणन सीजन 2024 के दौरान 112 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं के उत्पादन की सूचना दी है। दिव्या देशमुख ने लड़कियों की विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है। गुजरात में फाइनल दौर में दिव्या ने बुल्गारिया की बिरुस्लावा कस्टेवा को हराया। श्रुति वोरा घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रां प्री जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। श्रुति ने स्लोवेनिया में FEI ड्रेसेज विश्व कप में 67.76 अंक हासिल किए। T20 क्रिकेट विश्व कप में पापुआ न्यू गिनी ने अफगानिस्तान को 96 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 5वें ओवर में 2 विकेट पर 31 रन बना लिए हैं। एक अन्य मैच में रात 8 बजे अमेरिका का मुकाबला आयरलैंड से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने ओमान को 8 विकेट से हराकर सुपर 8 में पहुंचने की उम्मीदों को बरकरार रखा है। इंग्लैंड ने T20 विश्व कप में सबसे बड़ी जीत दर्ज करते हुए 101 गेंद पहले ही 48 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। एक रिपोर्ट। बस जीत का जज्बा देश का मान बढ़ाना है। पहले बल्लेबाजी करने उतरी ओमान को लय हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ा और पूरी टीम 47 रन पर आउट हो गई। जवाब में इंग्लैंड ने केवल 19 गेंदों में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। 11 रन देकर 4 विकेट के लिए आदिल राशिद को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। एक अन्य मैच में बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 25 रन से हराया। बांग्लादेश ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 159 रन बनाए। जवाब में नीदरलैंड्स की टीम 8 विकेट पर 134 रन ही बना सकी। 64 रनों की शानदार पारी के लिए शाकिब अल हसन ने प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता। ऐश्वर्या राय निगम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर। धन्यवाद विशाल। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी में ग्रेस मार्क्स रद्द करने के राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के फैसले को आज के सभी समाचार पत्रों ने पहले पन्ने पर दिया है। दैनिक जागरण की सुर्खी है 1563 अभ्यर्थियों के ग्रेस मार्क्स रद्द। राजस्थान पत्रिका लिखता है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनटीए ने माना अंक देने में हुई गड़बड़ी। 23 जून को दोबारा परीक्षा दे सकेंगे 1563 अभ्यर्थी, बनेगी नई मेरिट। श्रद्धालुओं की बस पर हमले सहित कई आतंकी घटनाओं के मद्देनजर प्रधानमंत्री द्वारा जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता दी है। पीएम मोदी ने गृह मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से बातचीत की। आतंकियों पर सख्ती का निर्देश। वहीं जनसत्ता ने जम्मू कश्मीर के सभी स्कूलों में राष्ट्रगान अनिवार्य करने का समाचार देते हुए लिखा है स्कूल शिक्षा विभाग ने केंद्र शासित प्रदेश के सभी स्कूलों में प्रातः राष्ट्रगान अनिवार्य करने संबंधी परिपत्र जारी किया। अग्निपथ पर चलना अब होगा और आकर्षक। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है कि केंद्र सरकार ने 10 अलग अलग मंत्रालयों के सचिवों को अग्निपथ योजना की समीक्षा का कार्य सौंपा। दिल्ली को अतिरिक्त जल देने से हिमाचल का इनकार, हिंदुस्तान की सुर्खी है।
धन्यवाद रवि कपूर। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली में G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। अजित डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और पीके मिश्रा को प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव फिर से नियुक्त किया गया। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को होगा। कुवैत में भीषण अग्निकांड में मारे गए 45 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर आज विशेष उड़ान से स्वदेश लाए जाएंगे। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम, उत्तर और पूर्वी क्षेत्र में अगले 2 दिनों के लिए भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और दिव्या देशमुख ने लड़कियों की विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। Akashvani presents Morning News.